हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी भाषा के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो कि आपके यूपी टेट या सुपर टेट के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चंस होंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। क्यों, मान लीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विद्यालय शब्द में है स्वर संध, व्यंजन संध, विसर्ग संध, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्यालय का संध विच्छेद क्या होता है? विद्या धन आलय। क्या होता है? विद्या धन आलय। तो ये क्या है? दीर्घ संध है। क्या है? दीर्घ संध। किसमें आता है? दीर्घ संधि। इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। यानी दो स्वर्ण यानी स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि छोटा यानी ये आ और आ, ई और ई, ऊ, ऊ और री और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? तो ये क्रमशः आ हो जाता है और ई हो जाता है, ऊ हो जाता है और री हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अन्न धन अभाव तो क्या हो जाएगा? अन्नाभाव। क्या हो जाएगा? अन्नाभाव। इसी प्रकार से और भी हैं। इसी प्रकार से भानुदय, भानु धन उदय क्या हो जाता है? भानुदय। इसी प्रकार से पितृधन ऋण, पितृधन ऋण बराबर क्या होगा? पितृण। क्या हो जाएगा? पितृण। व्यंजन शब्द क्या होती है? आइए व्यंजन शब्द के बारे में जान लेते हैं। व्यंजन संधि यानी व्यंजन से स्वर या स्वर से व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे दिक धन गज, दिक धन गज तो क्या हो जाएगा? दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज। आगे है, अगला है विसर्ग संध। विसर्ग संध क्या है? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संध कहते हैं। जैसे निधन, ये विसर्ग है। निधन च बराबर निश्चय। क्या हो जाता है? निश्चय। निधन च बराबर निश्चय। निधन कपट बराबर निष्कपट। निधन कपट बराबर क्या हो जाएगा? निष्कपट। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से निधन रव तो क्या हो जाएगा? नीरव। क्या हो जाएगा? नीरव। इसका याद कर लेना, इसको समझ लेना, संधि विच्छेद। इसी प्रकार से दूधन धन गंध तो क्या हो जाएगा? दूधन गंध। तो ये हो जाएगा दुर्गंध। क्या हो जाएगा? दुर्गंध। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखें। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर संध, ऑप्शन ए, यानी दीर्घ स्वर संध। विद्यालय में दीर्घ स्वर संध।
तो स्वर संध इसका आंसर क्या होगा? स्वर संध ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन शब्द का संध विच्छेद होगा। पवन शब्द का पोधन अन क्या हो जाएगा? पाधन वन, पाधन अन, पौधन अन, पोधन अन या पौधन ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो? सही उत्तर होगा पोधन अन, ऑप्शन सी होगा। यानी और ये क्या है? अयादि संध है। क्या है? अयादि, अयादि संध याद रखेंगे तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी प्रकार से देख लेते हैं, यानी यदि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ, ए का क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ए का ऐ, ए का ऐ, और ऐ का क्या हो जाता है? आय, आय क्या हो जाता है? आय। और ओ का क्या हो जाता है? ओ का क्या हो जाएगा? ओ का औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है। और औ का क्या हो जाता है? औ का आव हो जाता है। क्या हो जाता है? आव हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे न धन अक, न धन अक बराबर क्या होगा? नायक। इसका संध विच्छेद नायक का न धन अक होगा। इसी प्रकार से पौधन अक बराबर क्या हो जाएगा? पावक। क्या हो जाएगा? पावक। इसी प्रकार से चय धन अन, चे धन अन तो क्या हो जाएगा? चयन। क्या हो जाएगा? चयन। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोधन अन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। आगरा का बहुवचन होगा। आगरे, आगरों, आगरे बहुवचन नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स आगरा शब्द बहुवचन नहीं, आगरा शब्द का बहुवचन नहीं होगा। आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, बहुवचन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 यानी प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन के बावजूद कोई विकार उत्पन्न हो उसे अवकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द किसको कहते हैं? तो विकारी शब्द देख लेते हैं। विकारी शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में परिवर्तन होने का विकार उत्पन्न हो जाता है तो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। पद किसको कहते हैं? पद को जान लेते हैं। पद क्या होता है? जब कोई पद शब्द किसी वाक्य में मिला यानी पिरो दिया जाता है तो उसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं।
इसी प्रकार से पदबंध क्या होता है, पदबंध भी जान लेते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर यानी परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो वो पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदबंध या वाक्यांश। वाक्यांश, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिन शब्दों को प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा या तृष्णा या फिर तृष्णा। तो इसका सही वर्तनी क्या होगी, इसका सही रूप क्या होगा, तो इसको वर्तनी भी कहते हैं। सही वर्तनी क्या होगी, तृष्णा होगी। क्या होगी, तृष्णा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी तृष्णा शब्द वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है और ये जो सब अन्य विकल्प हैं ये अशुद्ध हैं। तो यहाँ पर डी का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवित्री, कवि, कवयित्री, कवयित्री। सही उत्तर क्या होगा, तो फ्रेंड्स कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कवयित्री होता है, कवयित्री। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कवयित्री, कवयित्री होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत, तद्भव, तत्सम, देशज। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सही उत्तर देंगे। यानी वे शब्द जो अपने असली स्वरूप यानी बिना परिवर्तन में यानी अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तद्भव जान लेते हैं। तद्भव क्या होता है, वे शब्द जो या तो सीधे प्राकृत में या हिंदी भाषा में आ गए हैं या प्राकृत के द्वारा संस्कृत से निकले हैं, उनको क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तत्सम क्या होता है, तो तत्सम यानी शुद्ध रूप होता है। तत्सम क्या होता है, एक शुद्ध रूप होता है। यानी वे संस्कृत शब्द जो असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। अगला क्वेश्चन है 39। जब किसी समास में दो शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। सही उत्तर क्या होगा, तो फ्रेंड्स द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों संज्ञाएं यानी विशेषण हो, द्वंद्व समास कहलाता है। और इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और या अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है, या जैसा अव्यय योजक लिखा जाता है। तो उसे जैसे रात, रात दिन, रात दिन, रात और दिन एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी दिन, रात और दिन। और इसी तरीके से सीता राम, सीता राम, सीता और राम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये द्वंद्व समास है। क्या होगा, द्वंद्व समास कहलाता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसको क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए जान लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास के बारे में जान लेते हैं। द्विगु समास,
जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक है और अंतिम पद संख्या हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज, तो यहाँ त्रि यानी जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक है और अंतिम पद संज्ञा है। भुज, भुज क्या है? संज्ञा है। तो तीन भुजाओं का समाहार। इसी प्रकार से चतुर्वेद, चतुर्वेद यानी चार वेदों का समाहार, चार वेदों का समाहार। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया द्विगु समास। तत्पुरुष समास जान लेते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इनका समास विग्रह होता है। जैसे स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गृहागत, गृहागत यानी ग्रह को आगत। या मेच्छान, सॉरी मेघाच्छान, मेघाच्छान। तो मेघाच्छान मतलब मेघ से आच्छन, आच्छन, मेघ से आच्छन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। सही उत्तर क्या होगा? यानी यहाँ पर क्या होगा? उज्ज्वल होगा। क्या होगा? उज्ज्वल शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल, ये शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है, अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का विलोम शब्द है आरक्त, विरक्त, निरक्त, आसक्त। सही उत्तर क्या होगा? अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त होगा। ऑप्शन बी सही होगा। आसक्त का विलोम क्या होता है? अनासक्त होता है। आसक्त का अनासक्त। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विरक्त होगा, यानी सही उत्तर होगा विरक्त। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 42, 42। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, गृध्र, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चीकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार। सही उत्तर क्या होगा? शर्करा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, यही इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। तो ये समूह है, बाकी सब असंगत हैं। तो वे शब्द जो संस्कृत के अपने असली रूप से यानी अपने असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। सही उत्तर क्या होगा? कुशल में कु उपसर्ग का प्रयोग, यानी यहाँ पर कुरु में तो कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कुकर्म में भी कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कुचाल में भी है, लेकिन कुशल में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कु उपसर्ग कुरूप, कुकर्म, कुचाल, कुचक्र, कुमित, इस प्रकार से कुपात्र, कुघड़ी,
तो इस प्रकार से अन्य शब्द हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 44, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ? पुजारिन, कठिन, चिन्ह, मीन। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड पुजारिन में इन प्रत्यय, पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से नागिन, नातिन, पड़ोसिन, वियोगिन, मालकिन, इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। तो इसका करेक्ट सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 45, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और दीर्घ समास। अभी इससे पहले हम बता चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा। त्रिफला, दोपहर, इसमें पहर में दो यानी दो पहरों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार। इसका करेक्ट सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास है। लंबोदर, अंधकूप, नर नारी, सरलागत। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यानी जिसके दोनों पद प्रधान हो और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो वह द्वंद्व समास होता है। और इसका विग्रह करने पर यानी विग्रह करने के लिए दोनों पदों के बीच और यानी दोनों पदों के बीच क्या आता है? और आता है या फिर या आता है। तो जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है, जैसे देख लेते हैं देश विदेश, यानी देश और विदेश, देश और विदेश, ये योजक अव्यय है। इसी प्रकार से राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा नर नारी। क्या हो जाएगा? नर नारी, नर और नारी द्वंद्व समास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 47, नगर में रहने वाला को कहा जाता है शहरी, नागर, नर नारी या सरलागत। सरलागत। इसमें गलत ऑप्शन हो गया है। नगर में रहने वाले तो क्या कहा जाता है? तो नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सही है, ऑप्शन बी सही होगा। यानी नगर में रहने वाला को नागर कहा जाता है। शेष बाकी असंगत हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जातवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो इसका सही उत्तर होगा शैशव। लोहा, लकड़ी, पुस्तक ये जातवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे? जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु या गुणधर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खिलता है। सही उत्तर क्या होगा? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, इसका सही उत्तर होगा, यानी इस वाक्य में जो है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो इस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के चिन्ह को या के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्ता का चिन्ह, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने, कर्म को, कर्म के लिए क्या आता? को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान अलग होने पर, यानी अलग होने, अपादान से, अपादान का चिन्ह क्या होगा? से, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, इसी प्रकार से अधिकरण में, पर, पै, संबोधन हे, अजी इत्यादि। तो ये इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें चैनल पर आप सर्च करके निकाल के पढ़ सकते हैं, वीडियो लिस्ट में सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सही उत्तर क्या होगा? या माँ है। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वह शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों यानी वक्ता श्रोता जो होते हैं के नाम के बदले आने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सीधी सी बात है। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 51। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। जो क्रिया दो या दो से अधिक वस्तुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। याद रखेंगे, जो क्रिया दो या दो से अधिक वस्तुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है 52। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में ना आए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य
एक विधेय और एक ही क्रिया हो। सही उत्तर क्या होगा? सरल या साधारण वाक्य। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जैसे मैं काशी गया था, मैं काशी गया था, तो ये होगा। तो ये कैसा होगा? सरल या साधारण वाक्य होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 53। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? मोहन उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्या हो जाएगा? मोहन उद्देश्य होगा। कर्ता या उद्देश्य, इसमें बाजार क्या है? बाजार कर्म और जा रहा क्रिया है। कर्ता या उद्देश्य के विस्तार को कर्ता के पहले तथा क्रिया या विधेय के विस्तार को क्रिया से पूर्व रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 54। जिन निम्न में से मिश्रित वाक्य है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। ये मिश्रित वाक्य है, यानी यह वाक्य मिश्रित वाक्य है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य या उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 55। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण का उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी के कथन को उद्धृत करते समय अवतरण या उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयवाचक चिन्ह क्या होता है? विस्मयवाचक चिन्ह ये होता है। और उद्धरण का चिन्ह क्या होता है? उद्धरण का चिन्ह क्या हो जाता है? तो उद्धरण का चिन्ह होता है इस तरह से, अवतरण उद्धरण का चिन्ह ये हो जाता है, उद्धरण का चिन्ह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उद्धरण का चिन्ह कहलाता है। ये उद्धरण का चिन्ह कहलाएगा, यानी ये आएगा उद्धरण का चिन्ह इस तरह से। और ये तो हो गया अवतरण का उद्धरण चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह ये क्या है? विस्मयवाचक चिन्ह है। इसको निर्देशन चिन्ह कहते हैं। निर्देशन चिन्ह की निर्देशक चिन्ह किसको कहते हैं? इसको कहते हैं। ठीक है। और प्रश्नवाचक चिन्ह तो सबको पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ये है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी होगा। किसी कथन को उद्धृत करते समय अवतरण का उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? 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 तो इसमें इन ABCD में कौन सा सही वाक्य है? सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा? जो पत्र आज आया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो पत्र आज आया है कहाँ है? तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं 57। शेर को सामने देखकर ... खाली स्थान। यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया नहीं होगा।
मैं आग बबूला उठा, नहीं होगा। मैं आसमान सिर ऊपर उठा लिया, नहीं होगा। मेरे प्राण सूख गए, ये सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 58। सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आँख में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। सही उत्तर क्या होगा? सही मुहावरा क्या होगा? तो फ्रेंड्स सही मुहावरा स्पष्ट है, आँखों में धूल झोंकना, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? हाथ ना आना। हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? पकड़ में ना आना, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 60। प्रश्न संख्या 60 है सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आना, आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सिर फिर जाना का सही होगा अहंकारी हो जाना, ऑप्शन बी सही होगा। बाकी सभी क्या हैं? असंगत हैं, तो कट करके भी हम कर सकते हैं। तो आशा है कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। अब हम अलग अलग जैसे हिंदी के बाद पर्यावरण, इस तरह से हर विषय से अलग अलग करके एक के बाद एक वीडियो डालते रहेंगे। तो अगली वीडियो इसी तरीके से डालते रहेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।